Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा था, हमने जो डोमेन्स पढ़े थे अर्थ की मेजर डोमेन्स, ठीक है, तो आज भाई उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये तो हम करेंगे, और हमेशा की तरह जैसे कि मैं बोलती हूँ, आप क्या कर लीजिए, फटाफट से लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तब हम स्टार्ट करेंगे भाई हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जैसे कि रहता है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। और पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता क्या है? हम बोलते हैं एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है ना, और यूरोप है, लेकिन कॉन्टिनेंट होता क्या है? ठीक है, तो कर दिया लाइक, कर दिया शेयर। चलो अब बताओ कॉन्टिनेंट क्या होता है। हमने देखा था लैंड मास होता है। क्या होता है कॉन्टिनेंट? भाई लैंड मास होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। भाई जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लैंड मासेज? भाई धरती है, ज़मीन है, ज़मीन मतलब लैंड है, लैंड में भी कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ में स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे घर हैं, तो लैंड मास है ना, ज़मीन है। तभी तो बोल रहे हैं वहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री, उस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री। हम ओशन तो नहीं बोल रहे हैं, वाटर तो नहीं है, लैंड मास यानी ज़मीन है। क्लियर हुआ? तो जो बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। क्लियर? चलो, व्हाट आर द ओशन बेसिन्स। ओशन बेसिन्स क्या होते हैं? ओशन बेसिन्स क्या होते हैं? ओशन महासागर वगैरह हम बोलते हैं, पानी जिसमें होता है, वाटर बॉडीज। चलो, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती, क्यों ह्यूज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओशन है ना, कोई छोटा सा पॉन्ड, तालाब या लेक तो नहीं है, वो तो छोटे होते हैं। बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े महासागर, तो ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। क्लियर हुआ? चल, What are the main gases that comprises atmosphere? एटमॉस्फेयर जो हमने बोला था ना कि एटमॉस्फेयर में जैसे एयर जो रहता है उसमें गैसेस रहती हैं, तो कौन सी गैसेस जो है मेजरली जो कंप्राइज करती हैं, जो बनाती है हमारे एटमॉस्फेयर को? कौन सी गैसेस है? कौन सी गैसेस है? बताओ, याद करो, कौन सी गैसेस है? मेजर हम जो नाम सुनने को हमें मिलता है, हमें नाइट्रोजन नाम मिलता है सुनने को, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन वगैरह और भी हैं। तो मेजर जो हमें बोल रहे हैं, कौन सी मेन गैसेज है जो बनाती है एटमॉस्फेयर? तो द मेन गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन एक्सेट्रा। और भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। जो बार मेजर हम जो नाम देखें तो हमें नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। क्लियर? समझ में आया? चल, वाई इज ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड अ आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को क्यों भाई आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है? अच्छा, पहले तो ये बताओ आइलैंड क्या होता है। हम बोलते हैं ना, आइलैंड वो होता है जो पानी के बिल्कुल बीच में मिलेगा, जो पूरी तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, जो पूरी तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी, चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, बीच में एक जगह है जहाँ रह रहे हैं लोग, रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों आइलैंड कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है? बस वही बात है। अगर आइलैंड का मतलब पता है तो फिर कोई बात ही नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या है, पूरे तरीके से पानी पानी से घिरा है, मई महासागरों से घिरा है, ओशन से घिरा हुआ है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय ओशन एंड सी बाय ऑल साइड्स। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ से, हर साइड से ओशन और क्या भाई, महासागर हमें देखने को मिलेंगे। ओशन और सी, सॉरी, महासागर और समुद्र, ओशंस एंड सीज के चारों तरफ हमें ऑल साइड्स में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन का रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर में? बताइए फटाफट से, ऑक्सीजन का रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर में? जल्दी जल्दी से, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, जल्दी बताओ फटाफट से, बिना रुके। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है एटमॉस्फेयर में? हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना कि अरे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, गए, हो गया, बस काम तमाम, ऊपर चले गए। तो ऑक्सीजन क्या है देखते हैं। ऑक्सीजन इज important for existence of life because human beings and animals breathe oxygen for respiration। क्यों भाई हम कह रहे हैं ऑक्सीजन बड़ा ही ज़रूरी है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए? अगर जीना है तो ऑक्सीजन मस्ट है। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की ब्रीथ, मतलब जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, सांस भाई ऑक्सीजन है जो उसको ब्रीथ करते हैं, तो रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए भाई बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? तो ऑक्सीजन क्या है? लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। भाई अगर जीना है, यहाँ खड़े हुए दिखना है कि मैम यहाँ खड़ी हुई दिख रही, तो ऑक्सीजन भाई ले पा रही होंगी तभी ना। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं भाई? व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ आर्कटिक ओशन? आर्कटिक ओशन की बाउंड्री क्या है? किसकी बात हो रही? आर्कटिक ओशन की। हमारे पास हमने पढ़े थे ना कितने सारे ओशन है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है ना, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन। तो आर्कटिक ओशन की लाइन के बारे में, बाउंड्री के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। कुछ देखा था हमने जो आर्कटिक ओशन की जो बाउंड्री है इस तरीके से थी, कुछ नॉर्थ अमेरिका से कुछ यूरेशिया की तरफ था। देखते हैं आर्कटिक हमें कहाँ मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखना जानना ज़रूरी है, आर्कटिक की बात हो रही है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री से इसको डिवाइड कर रही है, तो आर्कटिक यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे कुछ यहीं पर मिलेगा। ये होता है ना आर्कटिक सर्कल, ये हमारा क्या है? ये आर्कटिक सर्कल है, मतलब जो लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल का, लैटिट्यूड यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो वो आर्कटिक ओशन जब नाम ही उससे, तो इसी साइड मिलेगा ऑब्वियसली। और इस साइड कौन से कॉन्टिनेंट आएंगे? जैसे यहाँ तो हमें मिल जाएगा, मैं एग्जैक्टली डिज़ाइन तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे हमने देखा था कि इस साइड आ जाता है यूरोप, और यहाँ पे एशिया। तो यूरोप एशिया की बाउंड्री भी थी, यूरेशिया जिसको बोलते, तो यहीं कहीं हमें आर्कटिक सर्कल की जो बाउंड्री मिलती है आर्कटिक ओशन की। देखते हैं आंसर। द बाउंड्री ऑफ आर्कटिक ओशन इज विथ नॉर्दर्न कोस्ट विथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नॉर्दर्न कोस्ट यानी ऊपर की कोस्ट में, ऊपर लाइन में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है भाई? यहाँ पे है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का हमने बोला था कॉम्बिनेशन नाम से बुलाते हैं यूरेशिया, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? आर्कटिक ओशन की बाउंड्री। क्लियर? ऑब्वियसली आर्कटिक ओशन की बाउंड्री वहीं मिलेगी ना, आर्कटिक सर्कल के पास। आर्कटिक सर्कल कहाँ है? यहाँ नॉर्थ पोल में। क्लियर? चलो, Why is the Atlantic Ocean world's busiest ocean in the terms of commerce? अटलांटिक ओशन को क्यों भाई बिजिएस्ट ओशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ द कॉमर्स? कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। कॉमर्स में क्या आ जाता है? ट्रेड आ जाता है, यानी व्यापार। व्यापार में क्या होता है भाई? जो सामान को लेना, खरीदना, बेचना, यही होता है। एक जगह से सामान खरीद के लाए, प्रोडक्ट खरीद के लाए, दूसरी जगह बेच दिया, फिर दूसरी जगह से खरीद के लाए, फिर तीसरी जगह बेच दिया, यही होता रहता है। तो क्यों इसे अटलांटिक ओशन को बिजिएस्ट ओशन माना जाता है? बिजी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इंगेज रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, मतलब यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा चलता है। आते होंगे यहाँ पे नाविक, जो सेलर आते होंगे, नाव रोकते होंगे, प्रोडक्ट लाते होंगे, है ना, यहाँ पे ज़्यादा रुकते होंगे, फिर यहाँ से जाते होंगे, इस तरीके से। देखते हैं, हम पहले बोलते थे ना पुराने ज़माने में कि भाई समुद्र के रास्ते जो है, महासागर के समुद्र के रास्ते आए और पता करा, ये कंट्री डिस्कवर की, समुद्र के रास्ते आए, तो भाई यहाँ से भाई ट्रेड। जैसे पहले अगर हम बात करें कि पहले आपने सुना होगा जो ब्रिटिशर्स है जो आए थे समुद्र के रास्ते ही आते थे, तो सी रूट के थ्रू ही आते थे, तो मतलब अच्छा ट्रेड कॉमर्स चलता है। क्लियर हुआ? देखते हैं।
The indented and irregular coastline provides ideal condition for harbors and ports, which makes the region suitable for carriage of goods and transportation. Therefore, Atlantic Ocean is the world's busiest ocean in terms of commerce. क्यों? जो इसकी indented और irregular coastline है. Coastline indented और irregular मतलब कैसी, इस टाइप की coastline मिलेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, इस तरीके से, कुछ इस तरीके का हमने देखा भी था इमेज इस तरीके से. मैं कोई जो है चिड़िया का ऐसे वो नहीं बना रही है ना, पंख फेदर नहीं बना रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि ऐसे इरेगुलर इसकी कोस्ट लाइन मिलेगी. कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन मतलब तट, समुद्र का जो किनारा, बिल्कुल कोस्ट लाइन कैसी, ऐसी ऐसी ऐसी. जैसे हम बोलते हैं समुद्र का तट या तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा. ये कैसी? इरेगुलर है, मतलब ऐसी ऐसी इस टाइप की. तो इससे सूटेबल कंडीशंस मिलती है. क्या होता है भाई? हार्बर और पोर्ट के लिए बढ़िया रहता है. which makes the region suitable for carriage of goods and transportation. जो भाई गुड्स को ले जाना, गुड्स को कैरी करके ले जाना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक इस प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए बढ़िया रहता है. तो इसीलिए इसको बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है. जब इसकी इरेगुलर ऐसे लाइन्स रहेगी, इरेगुलर कोस्ट लाइन है, तो भाई कॉमर्स के लिए बढ़िया रहता है. क्लियर? क्योंकि इंटेंडेंट और इरेगुलर कोस्ट लाइन का मैंने बताया ना. इरेगुलर मतलब कोई भी चीज़ इरेगुलर क्यों बोलेंगे? जब ऐसी ऐसी होगी, एक जैसी नहीं जा रही, या तो ऐसी जाए या तो ऐसी जाए. ये कैसी जा रही? ऐसी ऐसी, इस तरीके से, यानी इरेगुलर है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो भाई. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अस? एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? क्या करता है एटमॉस्फेयर? हमने देखा था, ये जो हमारा अर्थ है, सबसे पहले तो यही चीज़ देखी थी हमने. इसको क्या काम करता है एटमॉस्फेयर? इसके लिए एक चादर की तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है. क्या बोलता है भाई? मैं आपका ब्लैंकेट हूँ, आपको जो सन की जो हार्मफुल रेज है वो भी नहीं आएगी, ठीक है, सन की हार्मफुल रेज आप तक नहीं आएगी, और ऊपर से भाई ब्रीदिंग के लिए आपके पास जो गैसेज एयर है वो बड़ी काम आएगी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए. तो ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर. ठीक है, ये क्या है? ये तो हमारा अर्थ है. क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, सन की हीट से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है. और इसमें ऐसी चीज़ें मिलती है, ऐसी एयर होती है जो हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस यानी ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्लियर हुआ? देखते भी आंसर क्या कह रहे हैं. The atmosphere is important for us because it provides air to breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसी एयर देती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, है ना, सांस ले पाते हैं. ज़रूरी है, सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे? और जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं, इफेक्टिव एकदम से, जो ऐसी तेज़ हार्मफुल रेज आती है जिससे हम कैसे हो जाएंगे, एकदम से जल जाएंगे, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. ठीक है, चादर जैसी खुद को ऐसे कर लेती है. अर्थ बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी चादर जैसे से ओढ़ लेता हूँ, तुम ना इधर जाओ ना उधर जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ ताकि मुझे भाई सन की रेज एकदम से ना पड़े. तो प्रोटेक्ट करने का काम करती. तो बहुत इतना इंपॉर्टेंट काम करेगी तो कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद ही सोचिए. क्लियर हुआ? आया समझ में? नहीं तो हम पता क्या बनेंगे? बन जाएंगे जला हुआ केक बन जाएंगे हम. ठीक है, चलो. What is making water bodies unsuitable for use? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाई हमारी वाटर बॉडीज़ को अनसूटेबल बना रही है यूज़ के लिए? वाटर बॉडीज़ हैं भाई, जो वाटर बॉडीज़ यानी लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ओशंस हो गए, क्यों इनको अनसूटेबल बना रही है यूज़ के लिए? कुछ तो चीज़ें होंगी जो भाई गंदी हो रही है, पॉल्यूट हो रही हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी. देखते हैं. The pollutants present in water bodies are making it unsuitable for use. The discharge of waste material into lakes and rivers is making the water impure to use and it is also damaging other life. हमने क्या बोला? जो भी गंदगी जो मौजूद है, जो प्रेजेंट रहती है, जो भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं वाटर बॉडीज़ में, वो उसको क्या बनाते हैं? अनसूटेबल बनाते हैं, मतलब यूज़ करने के लिए अनसूटेबल होते हैं. ठीक है, और जो वेस्ट, जैसे जो सीवेज का वेस्ट जा रहा है, या किसी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का जो केमिकल्स ऐसे पूरा बह के जो जा रहा है वहाँ पे, या गंदा पानी पूरा जो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जा रहा है, तो गंदा हो रहा है. तो इसके कारण भाई हमें तो पानी गंदा ही मिल रहा है. साथ में जो एक्वेटिक लाइफ है, जो अंदर भाई फिश है वगैरह, और भी जो ऐसे अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनकी भी लाइफ में जो है अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया सीवेज वगैरह का हो गया, या इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हो गए, जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो लेक्स और रिवर्स को गंदा करते हैं, इम्प्योर करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग अदर लाइफ, और ये अदर लाइफ को भी डैमेज कर रहा है. क्लियर हुआ?
आया समझ में? तो वाटर बॉडीज क्यों अब यूज़ नहीं कर पा रहे इतनी ज़्यादा, क्यों वो हो रही इम्प्योर? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो गंदगी उसमें मौजूद है। गंदगी कहाँ से आ रही है? जो भाई वेस्ट होते हैं, है ना, जो गंदगी हो जाती है, जैसे केमिकल्स हो गए या सीवेज का मैंने बताया। क्लियर? और भी चीज़ें हो सकती बट मेजरली मैंने ये बताई। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन 9 तक? चल, sea level is taken as zero and why it is used to measure height, explain with reason। sea level को क्यों जीरो लिया जाता है? sea level को क्यों जीरो लिया जाता है हाइट को मेजर करने में? हम बोलते हैं ना कि ये एरिया समुद्र तल से इतना ऊपर है, ये एरिया समुद्र तल से 2450 इतना मीटर ऊपर है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब सी लेवल ऐसा लेते हैं और यहाँ से हम बोलते हैं कि ये एरिया इतना ऊपर है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2430 मीटर ऊपर है, सी लेवल से इतना ऊपर है, सी की हाइट से। हमने देखा था सी की लेवल को क्या मानते हैं? बिल्कुल प्रॉपर ऐसा माना जाता है कि इक्वल रहता है। कैसा रहता है? इक्वल रहता है। ऐसा कुछ माना जाता है कि भाई ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ रहेगा। मानिए अगर ज़मीन कैसी उबड़ खाबड़, तो मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से ज़्यादा आएगा, यहाँ से ज़्यादा आएगा, यहाँ से कम आएगा मेजरमेंट, है ना। अब बराबर रहेगा, कोई भी चीज़ बराबर इक्वल रहेगी तो मेजरमेंट ईजी होगा ना सही से। तो क्यों लिया जाता है सी लेवल को? क्योंकि ये हर जगह इक्वल होता है। देखते हैं हमारा आंसर। The level of sea water remains the same everywhere in the world. The elevation of the land is measured from the level of sea, which remains always same and taken as zero. क्या बोल रहे हैं? सी का जो लेवल है, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, सब जगह भाई एक जैसे ही रहता है इन द वर्ल्ड। द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच रिमेन्स ऑलवेज सेम एंड टेकन एज जीरो। क्योंकि भाई सी का जो लेवल है सब जगह वर्ल्ड में सेम ही रहता है, सेम रहेगा। और जो लैंड का एलिवेशन जो लिया जाता है कि भाई इतने मीटर्स अबव है, इतने आपने कहीं देखा होगा, कहीं जैसे जाते होंगे कुछ जगह पर लिखा रहता होगा ये जगह भाई समुद्र तल से 3250 मीटर्स ऊपर है। क्यों? आप देखना, कभी पढ़ना समुद्र तल, आप सोचते होंगे समुद्र तल सी लेवल क्यों लिखा रहता है। आप देखना, मैंने नोटिस करा, शायद मैंने स्टेशन में देखा, मैंने चीज़ देखी हुई है ना, ये चीज़ मैंने देखी हुई थी बचपन में, तो मैं सोचती भी थी उस वक्त कि ऐसा क्यों, जब पता ही नहीं था। अब पता चल गया है क्यों, क्योंकि सी लेवल हर जगह वर्ल्ड में बराबर रहता है। तो द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच रिमेन्स ऑलवेज सेम एंड टेकन एज जीरो। ठीक है, रेम एक जैसा रहेगा तो जिसको जीरो से लेंगे ताकि इससे मेजर कर सके इतना। क्लियर? चल, What would be the result of limiting the use of resources of the earth? क्या रिजल्ट होगा? क्या रिजल्ट होगा अगर हम जो रिसोर्स का यूज़ है उसको लिमिट में ले आए? मतलब जो हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर का जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो हमें वेजिटेशन अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं नेचर से मिली है, तो अगर हम उसका लिमिट में यूज़ करें तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लगता है? अगर कोई भी चीज़ जो वैसे ही अगर हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे ख़राब होगी, तो हम उसे लिमिट में यूज़ करेंगे तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि नहीं? देखते हैं आंसर क्या है। There is a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। भाई क्यों लिमिट करने की ज़रूरत है, लिमिट में रखने की ज़रूरत है? इसीलिए क्योंकि there is a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature, ताकि जो बैलेंस है, चाहे वो लैंड, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फेयर में क्या आएगा? लैंड आता है, लैंड फॉर्म्स आते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर में एयर आएगा और हाइड्रोस्फेयर में क्या आती है? वाटर आता है। तो इन तीनों का क्या रहे? बैलेंस रहे। इन तीनों का क्या रहे? बेसिकली इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस रहे, किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हर चीज़ को इतने तरीके से यूज़ किया जाए कि प्रॉपर बैलेंसिंग वे में रहे, तो वेल एंड गुड रहेगा। आगे की जनरेशन के लिए भी भाई वो सेफ रहेगा। क्लियर हुआ? तो इनका लिमिट में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी बात है। ठीक है, ताकि वाटर, लैंड, एयर यानी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फेयर है, जो मेजर डोमेन्स है अर्थ के, इनके बीच में जो कनेक्शन है बरकरार रहे। क्लियर हुआ? आया समझ में? वाटर को भी पॉल्यूट नहीं करना है, ये आर लगा दो, है ना। लैंड को डिग्रेड नहीं करना है, मतलब खराब नहीं करना है, लैंड खराब नहीं करना है। एयर को पॉल्यूट, जैसे जो केमिकल्स रिलीज होते तो एयर क्या होती? पॉल्यूट होती, पॉल्यूशन होता है हवा में, तो ये नहीं करना है ताकि बैलेंस रहे चीज़ें। ठीक है, तो लिमिट में यूज इज मस्ट। क्लियर? चलो 11 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक लाइक किया कि नहीं किया फटाफट से भाई बता दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो कि मैम समझ में आ रहा है। लाइक शेयर एंड कमेंट, क्या कर दो भाई? लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। चलो, डिफाइन प्रेशर,
टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। हमें एटमॉस्फेयर का भाई प्रेशर के बारे में बताना है, टेम्परेचर के बारे में बताना है और डेंसिटी के बारे में बताना है। हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, जैसे एयर प्रेशर का कहा था, हमने टेम्परेचर का भी पढ़ा था, लो हाई, हमने डेंसिटी का भी पढ़ा था कि इतने लेवल पे इतनी डेंसिटी होती है, उस लेवल पे इतनी डेंसिटी होती है। एटमॉस्फेयर का, एयर बेसिकली जिसमें आती है, देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, it maximum at the sea level and decreasing while going up. The temperature also decreases when we go up. अब कह रहे हैं जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, the density of atmosphere varies with height. It maximum at the sea level and decreasing while go up. क्या बोल रहे हैं? sea level, sea level पे डेंसिटी, सी लेवल पे डेंसिटी कैसी रहेगी? अच्छी हाई रहेगी, है ना? कैसी रहेगी भाई? हाई रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कैसी होगी डेंसिटी? लो हो जाएगी। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी लो हो जाएगी, और वैसे ही सेम टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर इंक्रीज, ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, यहाँ पे डिक्रीज रहेगा। मतलब क्या कह रहे हैं? डेंसिटी सी लेवल पे ज़्यादा रहेगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। हम बोलते हैं ना आज बहुत टेम्परेचर हाई है यानी गर्मी है, टेम्परेचर लो है यानी ठंडी है, ठीक है? मतलब अच्छा है, थोड़ा ठंडा मौसम है। The atmosphere exerts pressure on the earth. The atmospheric pressure changes from place to place. Some places may have high pressure while some have low pressure. जो एटमॉस्फेयर का क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन दी अर्थ। अर्थ में मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर अर्थ में प्रेशर लगाता है चारों तरफ से। बोलते हैं ना एयर प्रेशर, तो हमें चारों तरफ से हमारी बॉडी में भी प्रेशर लगता है, वो हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर अपनी तरफ से लगाती है, ठीक है? तो एयर प्रेशर हमें चारों तरफ से अभी भी लग रहा होगा, आपको भी। तो ऐसे ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही एटमॉस्फेयर जिसके अंदर एयर आती है तो अर्थ में प्रेशर डालता है, ठीक है? और ये जो प्रेशर है भाई जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस क्या करता है? डिफर करता है, ठीक है? प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, मतलब कहीं पर हाई प्रेशर हो सकता है और कहीं पर लो प्रेशर हो सकता है। क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करें डेंसिटी और टेम्परेचर की, तो डेंसिटी और टेम्परेचर सी लेवल पे ज़्यादा रहेगा। जैसे 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 ऊपर जाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? और प्रेशर की बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है? अर्थ में प्रेशर लगाता है और प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। किसी प्लेस में हाई प्रेशर हो सकता है, किसी प्लेस में लो प्रेशर हो सकता है। क्लियर? चलो, The earth is called a blue planet due to large availability of water. But still we face shortage of water. Explain it. हम ये तो कहते हैं कि अर्थ क्या है? हमारे अर्थ को हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि वाटर बॉडीज अच्छी खासी अवेलेबल है। कितना भाई? अगर देखें वाटर परसेंटेज कितना है? वाटर हमने देखा था 71% है। और लैंड कितना है? लैंड कितना है? 29%। अच्छा, ये तो हम कह रहे हैं कि वाटर 71% है अर्थ में और लैंड मास कितना है? 21%, 29%। फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि वाटर की कमी है? क्यों हम इतना बोलते हैं? बहुत पानी है। अब इसका भी लेके लिया जाए, इसको भी लिया जाए तो हम कहते हैं ओशन फ्लोर्स में, ओशन में कितना पानी है? 97.2। ओशन में कितना वाटर है? 97.2। ओशन में कितना पानी है? ओशन में है 97.2 जो है वाटर। इसको हटा दो भी, लैंड को हटा दो। ओशन में हमारे पास 97.2% वाटर है। इतना सारा पानी, तो फिर हम क्यों बोलते हैं पानी की कमी है? क्यों? क्योंकि जो ओशन का वाटर है कैसा रहता है? सॉल्टी रहता है, या सैलाइन वाटर, सॉल्टी यूज़ नहीं कर सकते। फिर किसे यूज़ करेंगे हम? फिर फ्रेश वाटर, अच्छे पानी को यूज़ करेंगे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा है। तो फ्रेश वाटर कितना है? फिर फ्रेश वाटर देखते हैं कितना है। फ्रेश वाटर हमारे पास 0.03%। अब जब फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है, ये पानी जो हम बोल रहे हैं 97.2% जिस वाटर की हम बात कर रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं इतना सारा पानी, तो
तो वो सॉल्टी वाटर है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है ही नहीं। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये सही है ह्यूमन यूज़ के लिए, लेकिन ये कितना है, सिर्फ 0.03, मतलब ऐसा भी नहीं कि 0.5 या 1%, 0.03% है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पानी की भाई कमी है, मतलब पानी को गंदा मत करो, पॉल्यूट मत करो, बचा बचा के चलो, क्योंकि फ्रेश वाटर सिर्फ इतना ही है, यही वाटर इतना है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेटर है, बेस्ट है, ये नहीं कर सकते हम। क्लियर? अब ये पानी भाई है, प्लैनेट ब्लू है, उससे मतलब नहीं, यूज़ सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ओके, ड्रिंकिंग के लिए। देखते हैं हमारा आंसर। द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन सॉल्टी फॉर्म। जो मेजर पोर्शन है किसका, जो वाटर का प्रेजेंट है अर्थ में, वो किस फॉर्म में, वो सॉल्टी फॉर्म में है, वो नमक के फॉर्म में, खारा है। ठीक है, मैंने बताया ना, ओशन में कितना, ओशन फ्लोर्स में कितना है, 97.2% वाटर है ओशन में, लेकिन वो कैसा पानी है, सैलाइन वाटर है, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, वो नहीं यूज कर सकते हम। The large percent of fresh water is present in the form of ice sheets and underground water. Only 0.03% is available as fresh water of our use. अब जो large percentage of fresh water का किस फॉर्म में मिलेगा हमें, ice sheets है ना, जो बर्फ की परत जैसी रहती है, या अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो पानी रहेगा, कितना है, ओनली 0.03%। इतना ही फ्रेश वाटर है जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़फुल है। अदरवाइज बाकी जो हम बोल रहे हैं ना, इतना प्रपोर्शन 97.2, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। हमारे काम का सिर्फ इतना ही है, हमारे काम का सिर्फ इतना ही है, जो कि सिर्फ 0.03 ही है। रीज़न बिहाइंड शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, और यही जो रीज़न है, जो क्या कारण है अर्थ में इतना पानी का शॉर्टेज है। एक तरफ हम कह रहे हैं हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट है, इतना सारा पानी है हमारे अर्थ में, तभी ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं, बट वाई कांट वी यूज इट, बिकॉज ज़्यादातर पानी ओशन फ्लोर्स में है ना, ओशन फ्लोर का पानी, ओशन का पानी कैसा है, सॉल्टी है। तो फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 0.03। अब वो सिर्फ 0.03% को अगर ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे पास क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। क्लियर हुआ, आया समझ में? चलो भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन इस्मस एंड स्ट्रेट। हमें इस्मस और स्ट्रेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस बताना है। क्रिएट क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो बताना है। इस्मस क्या था, हमने देखा था इस्मस का जो लैंड मासेस का डिफरेंस होता है, जो एक पतली सी स्ट्रिप होती है, नैरो स्ट्रिप लैंड मास की, जो लैंड मासेस को डिवाइड करती है। और स्ट्रेट देखा था हमने, जो वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है, नैरो स्ट्रिप। देखते हैं हमारा आंसर। It is a narrow strip of land that joins two land masses. North America is linked with South America with a narrow strip of land called Isthmus of Panama. जैसे कह रहे हैं, it is narrow strip of land that joins two land masses. ये लैंड की पतली सी स्ट्रिप, नैरो बोला है, नैरो और स्ट्रिप पट्टी जैसी हम बोलते हैं, पतली सी। अब वो क्या करती है, जब दो लैंड मासेस को जोड़ती है, क्या करती है, दो लैंड मासेस को जोड़ती है। जैसे हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से, एक पतली नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के जरिए। उसको क्या बोलेंगे हम, इस्मस, वो तो बोलेंगे। और किस नाम क्या दिया, इस्मस ऑफ पनामा। क्या नाम है उसका, इस्मस ऑफ पनामा। क्लियर हुआ, मतलब जो दो लैंड मासेस को, एक पतली सी लैंड की स्ट्रिप जब जोड़ती है, लैंड मासेस को याद रखना, उसको हम इस्मस बोलते हैं। अब स्ट्रेट किसे बोलते हैं, इट इज़ अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। ये क्या है, ये भी एक नैरो स्ट्रेच है, किसका भाई, वाटर का, विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, जैसे सी और ओशन। द पाक स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे हम पाक स्ट्रेट की बात करें, जो क्या करती है, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। क्लियर हुआ, तो डिफरेंस बिटवीन इस्मस स्ट्रेट, इस्मस जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, ऐसा नैरो स्ट्रिप लैंड का, और स्ट्रेट मतलब जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कैसा, नैरो शैलो वाटर बॉडी। क्लियर हुआ, आया समझ में भाई? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम इस्मस ऑफ पनामा इस्मस मतलब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है, देखना मैप में देखना, और जो हमारे इंडिया श्रीलंका को जोड़ता है, जिसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर, चलो। What is global warming and how can it be disastrous? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ये कैसे भाई डिजास्ट्रस हो सकती है ना। ग्लोबल वार्मिंग सुनते ही होंगे, लेकिन होती क्या है भाई ये ग्लोबल वार्मिंग? हम बोलते हैं ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट जब बढ़ती है बेसिकली, है ना, इतना ज़्यादा वार्मिंग हो रही है, गर्मी हो रही है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग का हम बोलते हैं। देखते हैं हमारा आंसर क्या है।
The increasing amount of CO2, carbon dioxide, leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. जैसे कि मैंने बताया, जब CO2 का क्या हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बढ़ जाती है तो जिसके कारण पूरा वर्ल्ड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. CO2 बढ़ी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ, और इसी के कारण हम क्या बोलते हैं इसे, ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि ग्लोबल लेवल की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही, यानी वर्ल्ड गर्म हो रहा है. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, जब CO2 इंक्रीज़ होती है. इसका कनेक्शन हमने देखा था, मैंने बताया था. CO2 क्या करती है, जो अर्थ से हीट ऐसे आती है तो उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, अपने पास पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है, अर्थ में एक बैलेंस रहता है भाई, ना ठंडा ना गर्म. ठीक है, जब तक ठीक है, जब ठंडा गर्म मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है. लेकिन जब ज़्यादा ही आप कैच कर रहे हो, ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो दैट मीन्स CO2 इंक्रीज हो रही है. अब जब ज़्यादा हो रहा है कोई भी चीज़ एक लिमिट तक, ठीक है. अब अनलिमिटेड हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, तो वार्मिंग क्रिएट हो रही है. तो अभी तक ठीक है, आपने एक नॉर्मल गर्म करके रखा है, ठीक है, सही है. लेकिन ज़्यादा ही आपने हीटनेस कर दी, ज़्यादा ही गर्मी कर दी, तो जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. हमने इससे क्या होता है भाई, ग्लोबल उससे कि जो आइस शीट्स हैं वो भाई जो पिघलती हैं, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं. अब जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, जो जो ऐसी कंट्रीज़ या एरियाज़ होंगे जो समुद्र के पास रहेंगे, तो वहाँ पे भाई बाढ़ आने की, फ्लड आने के चांसेस रहते हैं. क्यों, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज होता है. क्लियर हुआ. The three domains of the earth are interlinked with each other. Harming one domain may lead to destruction of other domain. The rising temperature results in increasing natural calamities which could be turned into disaster. अब जो डोमेन है हमारे अर्थ के, कौन से डोमेन है, जो अर्थ के 3 डोमेन है, कौन से देखे थे हमने, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. ये देखे थे ना हमने 3 डोमेन. एटमॉस्फेयर किसके लिए था भाई, एयर के लिए था. लिथोस्फेयर किसके लिए था, लैंड के लिए था, है ना. हाइड्रोस्फेयर वाटर के लिए था. तो अगर ये तीनों क्या एक दूसरे से लिंक्ड है, ये तीनों जो एक दूसरे से लिंक्ड है वो कहाँ है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं. किस फॉर्म में जुड़े भाई, कहाँ पे जुड़े, बायोस्फेयर में, जिसे क्या बोलते हैं, लाइफ का डोमेन, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो ये जो 3 डोमेन से क्या है, एक दूसरे से भाई इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है. अगर इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आई, चाहे भाई वाटर पॉल्यूट हो रहा है, पानी में कमी है, तो लाइफ एग्जिस्टेंस में दिक्कत आएगी. हम बोलते हैं ना कि पानी बचाओ नहीं तो जियोगे कैसे, जल ही जीवन है, ऐसा कहते हैं, है ना. इस टाइप का आपने स्लोगन या लोगों में इस टाइप का देखा होगा कि जल ही जीवन में जीवन है कहते हैं. या बोलते हैं ज़मीनों को ख़राब मत करो, डिग्रेड मत करो, लैंड डिग्रेडेशन, है ना, उसको बचाना है. एयर पॉल्यूट मत करो भाई, हवा अगर पॉल्यूट होगी तो हम भी सांस लेते हैं, उसमें हमें भी परेशानियां, बीमारियां होगी, डस्ट आएगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी. क्लियर हुआ. तो तीनों में से अगर किसी एक में भी दिक्कत होगी, जो लिंक्ड है तीनों एक दूसरे से, तो दिक्कत वाली बात है. तो हार्मिंग वन डोमेन में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर डोमेन. इनमें से अगर एक डोमेन में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आई तो बाकी डोमेन्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी. तो द राइजिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नेचुरल कैलेमिटीज विच कुड बी टर्न इनटू डिजास्टर. जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो जो ग्लेशियर्स है, जो बर्फीली जगह, वहाँ पे क्या होगा भाई, बर्फ़ पिघलेंगी तो बर्फ़ पिघल के कहाँ जाएगी, ओशंस में, सी में. अब जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे समुद्री एरियाज़, वहाँ पे फिर बाढ़ आने की, फ्लड आने के चांसेस पूरे रहेंगे. तो इससे डिज़ास्टर होगा. फ्लड क्या होता है, डिज़ास्टर ही होता है, डिस्ट्रक्शन लेकर आता है भाई, बर्बादी लेकर आता है. जो ओशन या सी का पानी कैसा होता है, खारा होता है. अगर समुद्र का पानी जैसे कहीं आ जाए ऐसे एरिया में जहाँ फसल लगी है, तो फसलें ख़राब हो जाती है. क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है. क्लियर हुआ, आया समझ में. तो क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब हमने देखा जब CO2 क्या होता है, अमाउंट जो CO2 का इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है. ग्लोबल टेम्परेचर क्या लेकर आता है, मास डिस्ट्रक्शन. और ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. एक अगर डोमेन को परेशानी हुई तो बाकी दोनों में भी इम्पैक्ट पड़ेगा. और ये तीनों क्या है, इंटरलिंक्ड है. एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, साथ में मिलकर इनको यूज़ कौन करता है, डोमेन ऑफ लाइफ, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. क्लियर हुआ. चल, हाउ कैन इन्वायरमेंट बी प्रोटेक्टेड. भाई इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. हाउ कैन इन्वायरमेंट बी प्रोटेक्टेड. क्लियर. चलो देखते भाई इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अच्छा, कोई आपको आइडिया है कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम इन्वायरमेंट को? बेसिक क्वेश्चन है ना, इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं. हम बोलते हैं ना भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं करो, ट्रीज़ को ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हम देखते हैं. देखिए क्या भाई इन्वायरमेंट को क्या करें, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, देखते हैं. चलो,
The environment can be protected in a manner if we use the natural resources in limited way and do not harm or pollute any of the domains of the earth. देखो ये तो ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में क्या है, अगर हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, जो हमें मिलता है नेचर से, इसको लिमिट में यूज़ करें ना। क्या करें, जो इन्वायरमेंट है हमें जो प्रोटेक्ट करता है, हम उसे क्या करें, लिमिटेड मैनर में, जो रिसोर्सेज है लिमिटेड मैनर में यूज़ करें। डू नॉट हार्म और पॉल्यूट एनी ऑफ द डोमेन ऑफ द अर्थ। भाई कोई भी जो डोमेन है अर्थ का, उसको ना हार्म पहुँचाए ना पॉल्यूट करें। डोमेन कौन से हमने देखे थे, वाटर हो गया, अभी समझा था हमने, एयर हो गया, ठीक है, और वाटर, एयर, लैंड, हाँ गैस ध्यान रखता है, लैंड, ओके। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि छपी जाए आपके दिमाग में, ये मेजर डोमेन है, क्योंकि चैप्टर ही मेजर डोमेन, ये आपको आगे 7th में पढ़ोगे ना, उसमें भी इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, 7th में भी आएगा सभी आपको, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो लैंड, वाटर, एयर, तो ये तीनों को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि इनको एक्सप्लॉइट ना करें, लिमिट में यूज़ करें। लिमिट में यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं। यूज़ करना ज़रूरी है भाई, नीड है, ज़मीनों की भी ज़रूरत है घर में रहने के लिए, भाई एयर की भी ज़रूरत है ना, वाटर की भी ज़रूरत है, लेकिन हम एयर को पॉल्यूट ना करें। जो रिलीज़ करते जो केमिकल गैसेज हैं इंडस्ट्री से निकलती है, उनका कुछ और हम अल्टरनेट ढूंढें, या हम वाटर में जो सीवेज, जो गंदा पानी जाता है, जो गंदगी जाती है, भाई उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढें। जो लैंड डिग्रेड होता है उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढें कि भाई जो लैंड में ख़राबी आती है तो उसको अच्छे से कुछ अपग्रेड करने का काम करें, ताकि लैंड क्या हो, ठीक हो, सुधार हो सके। तो और ऐसा कुछ करें, तो लिमिट में यूज़ करें बेसिकली। अब इनको लिमिट में यूज़ करना मतलब हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे इस तरीके से। There is a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. जितना हम इनको लिमिट या बैलेंस, लिमिट में यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, तो बैलेंस बना रहेगा। किन के बीच में बैलेंस बना रहेगा, डोमेन्स जो हैं, लिथोस्फेयर हो गया हमारा, एटमॉस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फेयर, इन डोमेन्स के बीच में हमारा क्या बैलेंस बना रहेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि अगर किसी एक में भी दिक्कत हो गई तो बाकी में भी दिक्कत होगी। और ये तीनों डोमेन किस लिए यूज़ होते हैं, ये तीनों डोमेन भाई लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। ये तीनों डोमेन अगर इनको प्लस कर लें तो लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए तीनों डोमेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, जैसे हमने देखा। अच्छा ये बताओ लिथोस्फेयर किस लिए यूज़ होता है, मुझे कमेंट में बताओ लिथोस्फेयर किस लिए यूज़ होता है, फटाफट से बताओ लिथोस्फेयर किस लिए यूज़ होता है, जल्दी बता दो। लिथोस्फेयर लैंड के लिए बोलते हैं, एटमॉस्फेयर एयर के लिए बोलते हैं, और हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज के लिए। क्लियर आया समझ में आपको, तो ये इजी भी हो जाएगा। एल से आपको लैंड याद हो जाएगा, ए से आपको एटमॉस्फेयर से एयर याद हो जाएगा, और फिर आप सोचोगे एक ही बचा वाटर, तो वो हाइड्रोस्फेयर में। क्लियर, तो आर आ रहा है जैसे हाइड्रो, तो हाइड्रो से ऐसे याद कर सकते हो वाटर। ये जस्ट ट्रिक है, सिंपल सिंपल। क्लियर, चल राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। भाई हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, छोटे छोटे इनके बारे में बताना है। इंडियन ओशन के बारे में, आर्कटिक ओशन के बारे में, पैसिफिक ओशन के बारे में और अंटार्कटिक ओशन के बारे में हमें बताना है। अच्छा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का नाम कैसे पड़ा था, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम कंट्री के नेम के बाद पड़ा है, तो इंडिया के नेम के बाद पड़ा है इंडियन ओशन। अच्छा इंडियन ओशन का ऑलमोस्ट शेप जो कैसा है, हमने देखा था ना, इसका ऑलमोस्ट शेप कैसा था, ट्राइंगुलर फॉर्म में था, मैंने मैप में भी ड्रॉ करके बताया था। फिर हमने पैसिफिक ओशन का देखा था। अच्छा पैसिफिक ओशन का शेप कैसा देखा था, ऑलमोस्ट सर्कुलर, सर्कुलर जैसा, एग्जैक्ट नहीं ऑलमोस्ट। अंटार्कटिक ओशन का और आर्कटिक ओशन, इनके बारे में बताइए। अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बारे में बताइए जरा, अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बारे में भी बताइए। ठीक है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्लियर, ये क्या है, ये आर्कटिक के लिए। क्लियर हुआ, अंटार्क नहीं, एक मिनट, ओके। अंटार्कटिक ओशन ये इसी को बोल रहे हैं, सदर्न ओशन को। अंटार्कटिक ओशन किस लिए बोल रहे हैं, सदर्न ओशन के लिए ही बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं, सदर्न ओशन। वही मैं कंफर्म कर रही थी, पता चले नहीं तो फिर मैं आपको करेक्ट करती पहले। ये अंटार्कटिक ओशन सदर्न ओशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। सदर्न ओशन ये वाला, इसलिए मैं ड्रॉ कर रही थी पहले। ये देखो, ये हमारा आर्कटिक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने पढ़े। ये हमारा सदर्न ओशन यानी अंटार्कटिक वाले एरिया। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अंटार्कटिक मिलता है। यहाँ पे देखो
अंटार्कटिका यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे हमें आर्कटिक सर्कल मिलता है, ये जो है हमारा ये आर्कटिक सर्कल है, और ये इस तरीके से अंटार्कटिक। तो इसी की बात हो रही है, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। क्लियर हुआ? जिसको सदर्न ओशन भी कहते हैं, सदर्न मतलब यहाँ पे साउथ में। क्लियर आया समझ में? चलो, इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये बिल्कुल घबराना मत, अंटार्कटिक आपको पता है नीचे सदर्न ओशन। वैसे भी ये एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं होते, तो मानिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, India. The shape of this ocean is almost triangular. It is bound by Asia in the north, the west by Africa and the east by Australia. जो इंडियन ओशन है इसका शेप ऑलमोस्ट कैसा है? ट्राइंगुलर है। कैसा है? ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। और यही एक ओशन है जिसका नाम कंट्री के नेम के बाद पड़ा, ये हमने देखा था। इट इज़ बाउंड बाई एशिया इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड से, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ कहाँ हो जाएगा भाई? नॉर्थ ही हो जाएगा। तो नॉर्थ साइड से इसमें क्या मिलेगा? एशिया। नॉर्थ में एशिया, ठीक है, और वेस्ट साइड से अफ्रीका रहेगा, अफ्रीका, और ईस्ट साइड से ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली इसका शेप कैसा हो रहा है? इस तरीके का, ऐसे ट्राइंगुलर शेप का हो रहा है। क्लियर आया समझ में? किसके बारे में बात करी हमने? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन कैसा है भाई? ये ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम के बाद पड़ा, इंडिया के। शेप कैसा होता है? ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। अगर हम देखें नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या रहेगा? इसके नॉर्थ में एशिया है, इसके वेस्ट में हमने देखा था जो है अफ्रीका है, और इसके ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ? और ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है। क्लियर? सेकंड कह रहे हैं पैसिफिक ओशन, ये लार्जेस्ट ओशन है जिसका शेप ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। तो द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के एकदम से 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ में ओशन फैला हुआ है। क्लियर? द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। किस शेप का? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। इसको कौन कौन सराउंड करता है? इसके आसपास कौन है? मतलब सराउंड मतलब जैसे ये एरिया है तो इसके आसपास सराउंड में कौन कौन है? इसके सराउंड में है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्लियर हुआ? आया समझ में? इंडियन और पैसिफिक ओशन देखा। अब किसकी बारी? आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन की। क्लियर? चलो, Arctic Ocean. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water called Bering Strait. ये जो आर्कटिक ओशन है किससे कनेक्टेड है? पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। क्योंकि हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने देखा था जो ओशंस है ऑल आर कनेक्टेड, ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो बात करें आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कैसे कनेक्टेड है, तो एक पतले से स्ट्रेच, नैरो स्ट्रेच के थ्रू कनेक्टेड है। हमने देखा था ना, स्ट्रेट क्या होता है? जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेच बोलते हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट नाम है, बेरिंग स्ट्रेट इसका नाम है। जो हमने देखा था इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है वो भी स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। ऑब्वियसली ये है, यहाँ पे मिलेगा हमें आर्कटिक सर्कल, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल है। इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इसके आसपास क्या है? इसके आसपास नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे यूरोप पड़ता है, फिर यहाँ पे एशिया पड़ता है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके का हमने देखा था। अब एग्जैक्ट डिज़ाइन तो मुझसे नहीं बनेगी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है भी नहीं, फिर भी हम जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे लें तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, हमने देखा था यहाँ पे यूरोप था, यहाँ पे एशिया था, और दोनों जो कनेक्टेड है क्या बोलते हैं उसको? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। अब अंटार्कटिक ओशन, ये वाला, क्या है? अंटार्कटिक ओशन, इसकी बात हो रही है। मैंने अंटार्कटिक ओशन के लिए इसलिए एक बार चेक करा क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कहीं अटलांटिक तो नहीं, क्योंकि अटलांटिक ओशन भी है हमारा। ठीक है, तो अंटार्कटिक ओशन मुझे तो पता था सदर्न के लिए है, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए जो नीचे रहता है, लेकिन अटलांटिक से कन्फ्यूजन ना हो जाता इसलिए मैंने चेक करा था। तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा। अंटार्कटिक ओशन किसको बोल रहे हैं? द सदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कवर्ड विथ थिक आइस। ये जो ओशन है ये कहाँ है? पूरे इंटायर जो है अंटार्कटिक ओशन के आसपास है ऑब्वियसली,
मतलब अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके आसपास है। 60 डिग्री अप टू लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है, इसकी हाइट है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं इसमें, मतलब जो भी है इसमें पूरा जो आइस शीट से, पूरा थिक आइस से घिरा हुआ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कवर्ड विथ थिक आइस, ये थिक आइस से, मोटी सी बर्फ़ की परत से घिरा हुआ रहता है। क्योंकि ये पोल एरिया है अंटार्कटिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ठंड होगी, बहुत टेम्परेचर माइनस में होगा। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर हम ओशन जो कॉन्टिनेंट की बात करें, अंटार्कटिक ओशन की, कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस परमानेंट, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं है। क्लियर। तो किसकी बात करी हमने, अंटार्कटिक ओशन की, जिसको सदर्न ओशन भी कहा जाता है। टेंशन मत लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अंटार्कटिक साउथ में है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक ये बहुत अच्छे से आपको पता है, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। चल भाई, गिव द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉन्टिनेंट्स, ये जो कॉन्टिनेंट्स है इनके बारे में कुछ डिटेल्स बतानी है हमें। एशिया के बारे में बतानी है, अफ्रीका के बारे में बतानी है, फिर नॉर्थ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। अच्छा, एशिया के बारे में कुछ आपको पता हो, एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एशिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये इसकी खास बात हमने देखी, एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। चलो इसको ऐसे तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही रफली ड्रॉ करते हैं। चलो अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेंगे। ये 0 डिग्री, अगर हम ड्रॉ करें, बात करते हैं एशिया की, तो एशिया को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अलग कलर से, ये हमने एशिया यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर के फॉर्म में, समझ जाओ एशिया। एशिया के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। ये मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि ये सही बात भी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई गुजरवा देते हैं, ये देखो ऐसे निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, होता है कि नहीं होता। तो एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। ये जस्ट मेरा ऊपर नीचे हो सकता है एशिया, लेकिन रफली बनाया है मैंने, ठीक है। अब अफ्रीका की बात करते, तो अफ्रीका कहाँ है, चलो अफ्रीका को ड्रॉ करते हैं। अफ्रीका को अलग कलर से ड्रॉ करेंगे, अफ्रीका को चलो इस कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे हमने अफ्रीका ड्रॉ कर लिया, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे हमने अफ्रीका को ड्रॉ कर लिया। अफ्रीका में एक बात ये है कि अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों होके गुजरते हैं, और इक्वेटर भी गुजरता है। तो इक्वेटर तो बीच में है, दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये गुजरता है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। याद है, डिग्री इसकी भूल गए, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हमें अफ्रीका है, ठीक है, इस कलर से मैंने बना दिया, ओके। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है भाई, नॉर्थ अमेरिका में किस साइड मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे मिल रहा है, कैसा मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, इस तरीके से ऐसे। अब वो एग्जैक्टली वैसे तो मुझसे मिलेगी नहीं, ये हमारा साउथ अमेरिका, इस तरीके से ऐसा, ऐसी रफली बना रही हूँ, ठीक है। इनके बारे में हमें बताना है, जस्ट मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि जस्ट अभी मैं मिटा नहीं रही हूँ उसको। अब इसको रीड करते हैं, फिर से एक बार देख लेंगे अच्छे से हमारे रफ मैप में जो मैंने बनाया, रफ डायग्राम में बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एशिया की खास बात और क्या थी, एशिया का हमने देखा था ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, कौन सा, एशिया। हमने देखा था अफ्रीका क्या है, अफ्रीका में तो भाई जो है हमारी कौन सी रिवर बहती है, अफ्रीका में कौन सी रिवर मिलती है हमें, नाइल, याद करो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ खास आपको पता है, साउथ अमेरिका के बारे में कुछ खास पता है। अच्छा, नाइल रिवर यहाँ से बहती, तो एक और रिवर है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर कहाँ से बहती, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये बता दीजिए। अमेजन जो रिवर है वो कहाँ से बहती है, और जो सहारा डेजर्ट है, जो सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है ना, बहुत सारे हैं ना। चलो देखते हैं इनके बारे में खास चीज़। एशिया, Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. ये कितना लैंड एरिया कवर करता है अर्थ का, 1/3। एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और 1/3 जो है टोटल लैंड एरिया ये अर्थ का कवर करता है एशिया, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली जिसकी मैंने बात करी, यहाँ से पास होके जा रहा है, ये एशिया मैंने बनाया, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से होके गुजरता है, और इट इज सेपरेटेड बाय यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये कैसा है, यूरोप से सेपरेटेड है, मतलब यहाँ पे हमें यूरोप मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ऐसे यूरोप मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको कौन से कलर से बनाए, ब्लू कलर से। तो ये जो ऐसे जुड़ रहा है ना, ये किस माउंटेन से डिवाइडेड है,
यूराल, दिखेगा नहीं, इससे लिख लेते हैं। ये दोनों यूरोप और एशिया यूराल माउंटेन से सेपरेटेड है। क्लियर हुआ? तो यही बता रहे हैं। देख लिया एशिया के बारे में कि एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 1/3 जो लैंड है अर्थ का एशिया कवर करता है। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। एशिया यूरोप से कैसे सेपरेटेड है? विद बाय यूराल माउंटेन, है ना, बाय यूराल माउंटेन, भाई ये एशिया यूरोप से सेपरेटेड है। अब अफ्रीका पे आते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद क्या है भाई? ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटर ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से जाता है। देखो बिल्कुल मिडल से जा रहा है इक्वेटर, बिल्कुल मिडिल से। तो हाँ, इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है ये नदर्न हेमिस्फीयर, यानी ऊपरी हिस्से में अफ्रीका हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो है नदर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास थ्रू इट। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसी में से होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जाता है और इक्वेटर की लाइन भी जाती है। तो तीनों चीज़ इसमें है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। इस कॉन्टिनेंट की मतलब सारे साइड से हमको ओशन और सीज मिलेंगे। क्लियर? मतलब महासागर और समुद्र। ओशन का मतलब होता है महासागर और सी का मतलब होता है सागर समुद्र, मतलब महा। ओशन यानी और बड़े लेवल पे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये किसके बारे में बात करी हमने? अफ्रीका के बारे में बात करी। आगे बढ़े, चलो। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमारा नॉर्थ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पहला हमने एशिया देखा, सेकंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका थर्ड है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, पर किस तरीके से? एक नैरो स्ट्रिप, एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू जुड़ा है, जिसको नाम क्या दिया है? इस्मस ऑफ पनामा। क्या नाम है जिसका? इस्मस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कहाँ मिलेगा हमें? कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मतलब ये अगर हमारा हम जो है अर्थ बना लें इस तरीके से, तो ये पूरा जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है ये नॉर्दर्न है ना, ये साउथ है। तो हमें जो अफ्रीका है पूरा, मतलब सॉरी नॉर्थ अमेरिका इस साइड मिलेगा। ये कैसा पार्ट है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से वेस्टर्न है ना, वेस्ट साइड है ना। ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न साइड में मिलेगा। जैसे हमारा एशिया वो ईस्टर्न साइड में मिलता है हमें, इस साइड। आया समझ में? तो एक कम्प्लीटली जो है नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मतलब पार्ट में मिलेगा, पूरा इक्वेटर के ऊपर है, और वेस्ट साइड में। यही बता रहे हैं उसके बारे में। अब साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जो है मोस्टली जो इसका पार्ट मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, तो ज़्यादा इसका एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है? ये वाला पोर्शन है। द इंडीज runs through its length from north to south. साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। जैसे कि मैंने पूछा था ना कि अमेजन रिवर कहाँ है, तो अमेजन रिवर हमें मिलती है साउथ अमेरिका में। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। और यहाँ पे जो एंडीज माउंटेन हमने देखा था कुछ इस तरीके से जा रहा था, याद करो, कुछ ऐसे जा रहा था ना, पूरा एक एंडीज माउंटेन इस तरीके से लंबे से ऐसे में जा रहा था। तो ये क्या है? ये एंडीज जो है माउंटेन नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से रन करता है। क्लियर हुआ? मतलब ऐसे नॉर्थ से होते हुए साउथ तक इस तरीके से फैला हुआ है। क्लियर? आया समझ में? देख लिए हमने चारों कॉन्टिनेंट के बारे में। और रफ एक डायग्राम, कैसा लगा आपको मेरा रफ डायग्राम? मैं ऐसे ही बना पाती हूँ। ठीक है? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई। अच्छा ये बताओ, अभी तक भी लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। लाइक एंड शेयर फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलो। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये जो क्या है? ये अर्थ के डोमेन्स है, इनमें शॉर्ट नोट लिखना है, इनके बारे में लिखना है। लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो फटाफट से बताओ, लिथोस्फेयर किस लिए यूज़ होता है? लिथोस्फेयर किस लिए यूज़ होता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। लैंड, ठीक है। बायोस्फीयर लाइफ के लिए, हाइड्रोस्फीयर वाटर के लिए। लिथोस्फीयर में क्या रहते हैं? लैंड फॉर्म्स आते हैं। लैंड फॉर्म्स जैसे लैंड एरिया, कॉन्टिनेंट आ जाते हैं हमारे, हम जो बोलते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, ये सब किस में आते हैं? लिथोस्फीयर। यानी लैंड एरिया, जो लैंड मासेस होते हैं। हमने लिथोस्फीयर के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट पढ़े थे ना, हमारे 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे, यानी लैंड मास, लैंड वाला एरिया।
हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज़, हमने ओशन वगैरह के बारे में पढ़े थे, तो हाइड्रोस्फेयर यानी जो बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडी जैसे लेक, रिवर, सारी जो वाटर बॉडीज़ है वो हाइड्रोस्फेयर के अंदर आती है। बायोस्फेयर डोमेन ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जिसमें क्या प्लस रहेगा, लैंड भी रहेगा, जो लैंड को भी यूज़ करेगा, वाटर को भी यूज़ करेगा और एयर को भी यूज़ करेगा, यानी एटमॉस्फेयर को भी यूज़ करेगा। ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, डोमेन ऑफ लाइफ। तीनों को यूज़ करके भाई क्या बनती है, लाइफ एग्जिस्ट होती है। लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए भाई ज़मीन भी ज़रूरी है। ज़मीन पे हम बोलते हैं ना कि भाई 2 गज ज़मीन चाहिए बस, मैं वहाँ रह लूँगा, तो भाई ज़मीन, पीने के लिए पानी ज़रूरी है, और भी चीज़ों के लिए वाटर ज़रूरी है भाई, खेती वगैरह के लिए, वेजिटेशन के लिए, और एयर सांस लेने के लिए। क्लियर हुआ, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आया समझ में। तो ये तीनों चीज़ें भाई कहाँ यूटिलाइज होती है, बायोस्फीयर बोलता है मैं यूज़ करूँगा। अभी हमसे सिर्फ यही पूछा, एटमॉस्फेयर पूछा तो हम उसके बारे में बताते। एटमॉस्फेयर किसका है भाई, एयर का है, लेकिन हमसे 3 का पूछा है तो हम 3 का आंसर करेंगे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। देखें आंसर, चलो। Lithosphere. It is made up of solid rock surface of the earth crust and the thin layer of soil which contain nutrient elements essential for life. There are 2 main division of the earth surface. Lithosphere की बात हो रही है, ये किससे बना होता है? It is made up of solid rock surface, earth crust and the thin layer of soil which contain nutrients elements essential for life. ये देखो सॉलिड रॉक से बना होता है, लैंड की बात हो रही है, ज़मीन की बात हो रही है, तो ज़मीन में भाई ठोस सॉलिड रॉक्स आएंगी, इसमें मिट्टी भी आएगी, सॉइल भी रहती है ना। ज़मीन के ऊपर हम क्या देखते हैं, ज़मीन प्लेन तो नहीं दिखती, मिट्टी भी पड़ी रहती है। तो ये सब क्या करता है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, सॉलिड लैंड मास जिसमें सॉइल कवर भी होता है, तो उसी की बात करें जिसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल विच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ, जिसमें एक ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो ज़िंदगी के लिए बड़े ही एसेंशियल होते हैं। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीजन यहाँ होते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड मैसिव वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। क्या रहेंगे भाई इसमें, इसके 2 टाइप से कैटेगरी में हमने डिवाइड करा था इस तरीके से, जैसे बात करें ना लिथोस्फेयर की, ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स, लार्ज लैंड मासेस। क्लियर, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? तो क्या है लिथोस्फेयर, तो बेसिकली सॉलिड जो क्रस्ट होता है अर्थ का, जिसमें भाई हमें सॉइल भी मिलती है, जो हमारे सॉलिड रॉक्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, एसेंशियल होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज लैंड मासेस इसके अंदर आते हैं उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज आती है उसको हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं। क्लियर, क्या है, किसके बारे में पढ़ा हमने, लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा। क्लियर हुआ, चलो। हाइड्रोस्फेयर, the earth is called the blue planet. More than 71% of the earth is covered with water and 29% with the land. अब वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ है इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि 71% जो वाटर है अर्थ का वो वाटर कवर करता है, और 29% जो है लैंड कवर करता है। 71% किसका जाएगा, 71% भाई वाटर और 29% लैंड। क्लियर हुआ। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, लेकिन हाइड्रोस्फेयर में ये ध्यान रखना वाटर हर फॉर्म में रहेगा। जैसे कैसे, इसमें आइस के फॉर्म में हो गया, लेक्स के फॉर्म में हो गया, पॉन्ड्स के फॉर्म में हो गया, ओशन के फॉर्म में हो गया, सी के फॉर्म में हो गया, सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आती हैं। तो हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडी इन इट्स ऑल फॉर्म। जैसे हमें हर फॉर्म में मिलेगी, चाहे रिवर ओशन के फॉर्म में हो, लेक्स के, आइस या ग्लेशियर इनके फॉर्म में हो, हर फॉर्म में हमें जो है हाइड्रोस्फेयर में मिलता है। या अंडरग्राउंड वाटर हो गया या वाटर वेपर हो गया एटमॉस्फेयर का, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फेयर। अगर हम सोचेंगे सिर्फ रिवर, लेक्स या ओशंस आते तो ऐसा नहीं है। आपको जो भाई एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मिलती है, जो आइस शीट्स होती है, जो ग्लेशियर्स होती है, सब किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फेयर के अंदर। सारी फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी सब आती है हाइड्रोस्फेयर के अंदर। तो हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर का लेवल कितना है अर्थ में, बहुत ज़्यादा है, 71% है। इसलिए हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है भाई, ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को बोला जाता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो, अब बायोस्फीयर की बात हो रही है। इट इज़ अ जोन विथ एग्जिस्टिंग लाइफ, ये ऐसा जोन है जिसमें भाई ज़िंदगी यानी जीवन पॉसिबल है। ऐसा जोन जिसमें जीवन पॉसिबल है, जैसे इस तरीके से
मैंने बना के भी शायद बताया हो आपको, ये लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आ जाएंगे भाई, हमारे लैंड फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर आ जाएगी। फिर हम बात करें हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में क्या आ जाएगा भाई, वाटर। अब तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों को कोई तो होगा जो साथ में यूज़ करेगा, और तीनों को साथ में यूज़ करेंगे तभी जाके लाइफ पॉसिबल है। क्या सिर्फ लैंड रहेगा हमारे पास और एयर और वाटर नहीं रहेगा तो क्या हम जी लेंगे? नहीं। सिर्फ एयर रहेगी, लैंड और वाटर नहीं रहेगा तो क्या पॉसिबल है लाइफ? तीनों होना बहुत ज़रूरी है भाई। ज़मीन भी चाहिए, है ना, जहाँ पे घर बनेगा। सांस लेने के लिए एयर भी चाहिए, ठीक है। पीने के लिए भाई वाटर भी चाहिए, और भी चीज़ों के लिए वाटर चाहिए। तो तीनों को यूज़ साथ में कौन करता है? बीच में जो एक क्या होता है, नैरो जोन। क्या होता है बीच में? एक जो इन तीनों के बीच का एक नैरो जोन होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो पहला हमारा लिथोस्फीयर ये हो गया, सेकंड एटमॉस्फेयर ये हो गया, थर्ड हमने देखा हाइड्रोस्फीयर है, फोर्थ हमारा है ये बायोस्फीयर। क्लियर? आया समझ में? बायोस्फीयर बोलता है कि मैं आप सबको साथ साथ में यूज़ करूँगा, लैंड को भी यूज़ करूँगा, वाटर को भी यूज़ करूँगा और एयर को भी यूज़ करूँगा, तभी जाके भाई लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। इंसान या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जी पाएंगे। It is a zone with existing life. There are several organisms found here, from microbes to large animals. हर टाइप की चीज़ें भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलेंगे, चाहे हम छोटे से माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े एनिमल्स तक, सब इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। All the organisms are linked with each other and biosphere as well. ये जो ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे से भाई जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। मतलब एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे एनिमल्स हैं भाई, प्लांट्स खाते हैं, ऐसे मतलब घास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं तो जी पाते हैं। अब प्लांट्स एनिमल पे कैसे डिपेंड करेंगे मैम? जैसे एनिमल्स की डेथ हो जाती है या काऊ का डंग, गाय का गोबर वगैरह, तो प्लांट के लिए भाई मैन्योर एक नेचुरल खाद की तरह काम होता है। हम बोलते हैं ना कि अरे पेड़ या इस पौधे के लिए हम खाद लेकर आते हैं, क्यों? ताकि भाई पेड़ अच्छे से अच्छा उगे, बहुत अच्छा क्वालिटी का भी पेड़ उगे, उसको अच्छी क्वालिटी का वो खाद मिलेगी तो अच्छे से उगेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे जो उसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लगेंगे या अच्छे फ्लावर्स लगेंगे। तो प्लांट्स के लिए एनिमल्स ज़रूरी है। या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है। हम बोलते हैं ना मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मिट्टी में मिल जाना सच में साइंटिफिक वे में सही है, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। फिर क्या होती है, वही बॉडी जैसे वहाँ कहीं प्लांट लगा लिए तो प्लांट के लिए नेचुरल मैन्योर की तरह वो काम आता है। क्लियर हुआ? जैसे काऊ डंग का भी हमने एग्जांपल लिया, गाय का गोबर वगैरह। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो इसी तरीके से जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। The living organisms in biosphere can be broadly divided into plant kingdom and animal kingdom. जो living organisms है किसमें, बायोस्फीयर में जो मिलते हैं वो दो टाइप से हमें मिलेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। मैंने बताया ना जैसे प्लांट एनिमल का कैसे डिवीजन है, मैं पहले ही सब बता चुकी हूँ। क्लियर हुआ? तो किसके बारे में हमने देखा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर में क्या होता है, एक ऐसा नैरो जोन होता है जो तीनों का साथ में मिलकर यूज़ करता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं? फटाफट से भाई कमेंट बताओ, और अभी भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। आगे चलते हैं, चलो। ये आपका 20 क्वेश्चन है। आपको भाई एटमॉस्फेयर पे शॉर्ट नोट लिखना है। किस में लिखना है? एटमॉस्फेयर पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है भाई हमें? एयर मिलती है। एयर, उसमें गैसेस भी रहती हैं। गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट कौन सी गैसेस मिलती है हमें? अच्छा बताना, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट में लिखी हुई नाइट्रोजन, और भी रहेंगी। हमने एक चीज़ और देखी थी, एटमॉस्फेयर किस काम आता है? जैसे हमारा अर्थ है, नहीं इस कलर का अर्थ नहीं बनाएंगे हम, ब्लू कलर का ही बनाएंगे। जब ब्लू है तो ब्लू ही बनाएंगे ऑलमोस्ट। तो ये ब्लू है, इस तरीके से हमारा अर्थ है, ठीक है। क्या करता है एटमॉस्फेयर? एक चादर की तरह काम करता है, ऐसे कवर करता है अर्थ को। इस तरीके से अर्थ को पूरे तरफ से, चारों तरफ से क्या करता है, कवर करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ की, वो खींच के रखती है इसको ब्लैंकेट की तरह, कि भाई एटमॉस्फेयर मेरे भाई मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे मित्र, नहीं तो सन क्या कर देगा भाई, मुझे जला देगा। मेरे अंदर जो लोग हैं वो क्या बन जाएंगे, जले हुए केक की तरह हो जाएंगे। तो सन की जो हार्मफुल रेज है, जो इस तरीके से सन है, जो सूरज है, ऐसे सूरज की जो हार्मफुल रेज है, इससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से सन की रेज आएगी तो प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे।
हमारे पास पहुंच रही है, सन की रेस तो हमें भी आती, तभी बोलते ना हम ठंडियों में भाई धूप में बैठो, सनलाइट लो, तो वो तो आएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी जो हमें हार्मफुल, मतलब हमें जल के हमें पकौड़ा ना बना दे बेसिकली, है ना, हमारा केक जला हुआ केक ना बना दे बेसिकली। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एयर होती है जो ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आज मैं खड़ी हुई हूँ, ब्रीद कर पा रही हूँ, जी रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आप भी भाई जो है लिविंग कंडीशन में कैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, क्या है, एयर के थ्रू, उसमें क्या ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। इवन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके लिए भाई वो गैस इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या कहता है। चलिए, ये तो जस्ट ब्रीफ जानकारी दी मैंने। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ करके भी बताया था कि अर्थ किससे भाई सराउंडेड है, लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये जो थिन ब्लैंकेट है, जो पतली सी लेयर है, चादर जैसी भाई, जो अर्थ ओढ़ के रखता है ना, प्लैनेट अर्थ है जो ओढ़ के रखता है, ये लाइफ के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। भाई पहले तो सबसे पहले तो ये ऐसी हवा, ऐसी एयर देती है, गैसेस देती है जो ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन की हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर क्या करती है भाई, किस हाइट तक, लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है ना। द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। जैसे हमारा ये अर्थ है, ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ है, तो एटमॉस्फेयर भाई 5 लेयर, 5 लेयर में ऐसे बना हुआ है, 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की। जैसे फर्स्ट इस तरीके से रहेगी स्ट्रेटोस्फेयर, नहीं पहली तो ट्रोपोस्फेयर आती, पहली लेयर जो रहेगी ट्रोपोस्फेयर, फिर हमारी रहेगी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारी कौन सी रहेगी भाई, स्ट्रेटोस्फेयर रहेगी, फिर थर्ड रहेगी हमारी मीजोस्फेयर, फिर कौन सी रहेगी हमारी, मीजोस्फेयर रहेगी, फिर हमारी फोर्थ रहेगी थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट जो है एग्जॉस्फेयर। ये क्या है, ये अर्थ की लेयर है, यहाँ से शुरू होती है इस तरीके से, अर्थ के ऊपर, सॉरी एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो हम बोलते हैं ना अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ने पूरा ब्लैंकेट चादर की तरह ऐसे ओढ़ रखा है अर्थ ने एटमॉस्फेयर को। तो लेयर्स जो बनती है अलग अलग है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एग्जॉस्फेयर है, 5 लेयर है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे शुरू होती है स्टार्टिंग में ट्रोपोस्फेयर रहती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर रहेगी, मीजोस्फेयर रहेगी, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। तो ये क्या है, किसके बारे में पढ़ा हमने, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेस से, साथ में हमें ऐसी एयर देता है जो ब्रीदिंग के लिए बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप की इसकी 5 टाइप्स की जो है लेयर्स होती है, जिनका भी अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आप ना जब बड़ी क्लास में जाएंगे, 7th में जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से डीप में पता चलेगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। गैसेस रहती है इसमें, जैसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो भाई प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई? चलो, इसी के साथ जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। 20 क्वेश्चंस हमने किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और पूरा चैप्टर रिकॉल हुआ भी होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और भाई लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हमारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।